गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। जैसा कि आप जानते ही है कि 70% भारत की आबादी गाँवों में बसती है, तो लोग फार्मिंग से और साथ साथ डेयरी उद्योग से काफ़ी प्यार करते हैं और उनका गहरा लगाव भी है। बट उनके बाद उनके जो बच्चे हैं वापस रोज़गार की तरफ दूसरी तरफ मजबूरी में उनको दूसरे गांव जाना पड़ता है या दूसरे सिटी को जाना पड़ता है, प्रदेश में जाना पड़ता है, क्योंकि भारत में कृषि को अभी भी मुनाफे का सौदा नहीं बनाया गया, न डेयरी पशुपालन को मुनाफे का सौदा बनाया गया। साथ साथ जो विदेशी तकनीकें हैं, विदेशों में जो लागू होती चीज़ें, वो शायद भारत में लागू करना भी मुश्किल है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सभी सारी चीज़ें विदेशों वाली लागू हो पाए, बट आज एआई के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कम से कम फंड तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना चाहिए बिना किसी लाइबिलिटीज़ के। अगर किसान और फार्मिंग सेक्टर में भी आप कम से कम 25-25, 50-50 लाख रुपए भी प्रोवाइड करवाते हैं डेयरी पे या फार्मिंग पे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर वो लोन के रूप में उसको देना है तो कि इंडिया में फार्मिंग सेक्टर को डेवलप करने ही इतनी चैलेंजेस भरा काम है, और तो आप उसके बाद भी ऐसी चीज़ें नहीं बना रहे। एक एआई आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद वहाँ के टेम्परेचर का क्या रुझान है, किस फसलों में चेंजेस किया जाना चाहिए, वहाँ पे हाईटेक फार्मिंग की कितनी डिमांड है, क्या हाईटेक फार्मिंग वहाँ पे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। साथ साथ हाईटेक फार्मिंग में एससी, एसटी और जनरल कास्ट, ये मैंने पहले भी मुद्दा उठाया। एससी एसटी को आप बराबर सब्सिडी दे रहे हो, मुझे इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट आप अगर जनरल कास्ट को गवर्नमेंट जॉब में भी आप रिजर्वेशन नहीं देते हो, तो उसमें आपको रिजर्वेशन के 70 to 80%, और जो लघु सीमांत किसान के साथ साथ लघु किसान और सीमांत किसान, उनकी सब्सिडी का दायरा बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि लघु किसान को भी अगर 70% दे रहे हो तो बड़े किसानों को भी इस योजना का पात्र बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा किसान एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। वो कितने लोग उसके ऊपर यहाँ काम करते हैं, कितने लोगों को मजदूरी मिलती है, कितने लोगों को वो वेतन दिला पाता है। तो साथ साथ जो पथरीली ज़मीनें हैं उसको भी लैंड यूटिलाइजेशन एक्ट के तहत उसको कितनी भी इनकम हो उसको समतलीकरण करना, और उसके बाउंड्री वाल तक का खर्चा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। भारत की रीढ़ है, बैकबोन है एग्रीकल्चर। उसके बाद अब भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे रखने का मेन जो कारण है यही है कि आपने उसको सही समय पर डेवलप नहीं किया, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं करवाए, और सब्सिडी भी आप जब दी जाती है जब लोग पैसा लगा चुके होते हैं, वो भी साल भर बाद, 6 महीने बाद सब्सिडीज़ आती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सब फार्मर्स के पास सब्सिडी पहले से ही कैपिटल अवेलेबल हो। मैं बोल रहा हूँ कि भारत में फार्मर्स के बाद पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी है। अलग अलग कितने स्टेट है भारत में, अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार आपको ये नियमन बनाना चाहिए, और उसके अनुसार ये सब सारी चीज़ें की जानी चाहिए। और साथ साथ अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ होटल इंडस्ट्री काफ़ी तादाद में विकसित डेवलप हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होटल, बट स्थानीय स्तर पर एम्प्लॉयमेंट वहाँ कहाँ प्रोवाइड करवाया। अगर स्थानीय स्तर पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। साथ साथ दूसरी जगह के उनको घर, लैंड, फार्म, उनको वहाँ पे सेटल होने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग का सोर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना कम हुआ है या नहीं के बराबर हुआ है जिससे आप आगे बढ़ सको। आप पीएम किसान निधि इन्फ्लेशन के इस एरिया में अगर 6,000 रुपये भी, 9,000 रुपये राशन किसान को एक साल का देते हो, वो नहीं सफिशेंट है। अब खाद का भाव, खाद देख लीजिए कितने रुपए लगते हैं, बीजोपचार में कितने रुपए लगते हैं, आपको फार्मिंग की कैलकुलेशन ही नहीं पता।
आपने बिना सोचे समझे इस कैलकुलेशन को ट्रैक किया है, जो काफ़ी हद तक ना कुछ कर देने वाली है। मैं अगर लेबर की कॉस्ट निकालूँ, घर के लोगों की बेचारों की वेजेस निकालूँ, सब कुछ निकालूँ, तो फार्मिंग जीवन तो एक सादा जीवन जी रहा है, और सरकार यही चाहती है कि फार्मर एक सादा जीवन जिए, जो सब मेहनत वो करे, सब कुछ वो करे, और फार्मिंग सेक्टर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो इस पे काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। सब्सिडी का क्षेत्र भी बढ़ाने की ज़रूरत है, सब्सिडी भी बढ़ाने की ज़रूरत है, और कुछ कैपिटल ऐसे ही फार्मर को दी जानी चाहिए, लोन के रूप में नहीं, बिना लोन के रूप में, जिससे वो उसका मूलभूत विकास कर सके उस फार्मिंग सेक्टर का। इसके लिए तो आप गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करवाएगी तो किसानों के बच्चे आगे आएंगे, तो फार्मर सेक्टर के बच्चे भी आगे आएंगे, बाकी फार्मिंग सेक्टर के बच्चे आगे ही नहीं आएंगे इस क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र बाद में विलुप्त हो जाएगा, बाद में के किसान विलुप्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाद में जो ज़मीनें हैं उद्योगपति पूंजीपतियों के पास होगी, और किसान मात्र एक जरिया बनता जाएगा और देखता रहेगा। इसका जिम्मेदार भारत की सरकार की सिस्टम है। मैं दोष दूंगा सरकारी पूरे सिस्टम को, पूरे ढांचे को, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ना भी अभी हाल ही फ़िलहाल में मैं कहूँगा कि ये कवायद भी जारी कर देनी चाहिए। एआई बेस्ड सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया में लागू करना चाहिए, इससे उसकी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, उसकी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करवाने चाहिए, और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, एआई के फैसले सारे लागत कैसे कम की जाए एआई बेस पे, मतलब प्रोडक्शन। और बट मैं ये चाहूँगा कि भारत में ये सब चीज़ें करने के बाद भी भारत के लेबर को बेरोज़गार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की श्रम शक्ति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, श्रम शक्ति के सारे ही बात चल रहा है, क्योंकि भारत की आज जनसंख्या कितनी है, और लेबर के बिना भारत का जीवन यापन अधूरा है। तो इनको भी साथ लेके चल रहा। मैंने किसी भी एम्प्लॉयमेंट लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ मैंने नहीं उठाया मुद्दा। मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इस पे ऊपर बात की को ध्यान देना चाहिए, मिल्क में भी और सारी चीज़ों में भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फार्मिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, इसमें सुधार की ज़रूरत लगे तो इसे आगे पहुँचा दिया